Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about preface to the lyrical ballad. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने पढ़ा था लिरिकल बैलेड को कि लिरिकल बैलेड किसने लिखा है, इसमें कितने पोइम्स हैं, इसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने किस पे क्रिटिसिज्म की है, कौन कौन से रूल्स को ब्रेक किया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी वायलेशन की है, वन बाय वन हमने उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने जब क्लासिकल राइटर्स के रूल्स को तोड़ दिए तो क्या हुआ कि इन पे जो कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स थे, कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे, कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, उन्होंने इन दोनों पे हद दर्जी की क्रिटिसिज्म की। तो क्या हुआ कि वर्ड्सवर्थ ने उसको जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड लिखा कि मैंने लिरिकल बैलेड में उन रूल्स को क्यों ब्रेक किया था, ठीक है, उसको आंसर्ड किया। मतलब उन्होंने जो क्वेश्चंस किए थे, उन्होंने जो क्रिटिसिज्म की थी, उनका जवाब वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में इन क्रिटिक्स को दे दिया, ठीक है, जिन्होंने क्रिटिसिज्म की थी इस पे। तो चलो दोस्तों आते हैं प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड की तरफ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड पढ़ने से पहले लिरिकल बैलेड नहीं पढ़ा है तो आप लोग पहले जाएं उस लिरिकल बैलेड को पढ़ें, उसके बाद आप प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड को पढ़ें तो आप लोगों को आसानी होगी इस लिरिकल बैलेड को और प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड दोनों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड को। Preface to the Lyrical Ballad. The preface to the Lyrical Ballad is an essay composed by William Wordsworth for the second edition, published in January 1801 and often referred to as the 1800 edition of the collection Lyrical Ballads, and then greatly expanded in the third edition of 1802. दोस्तों लिरिकल बैलेड जो था वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, उसमें 23 पोएम्स थे। 4 उसमें कॉलरिज ने लिखे थे और बाकी जो थे वो वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे। लेकिन ये प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड जो है ये इससे है, ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि वो क्या था। वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था और ये एक इंडिविजुअल इससे है, ठीक है। ये कब पब्लिश हुआ था? जनवरी 1801 में, ठीक है। इसको 1800 के एडिशन से भी रेफ़र किया जाता है अक्सर औकात। ये किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। लेकिन इसको बाद में एक्सपेंड कर दिया गया, थर्ड एडिशन जब इसकी आ गई तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें एडिशन की गई। वो थर्ड एडिशन उसकी कब आई थी? 1802 में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई ही वायलेटेड द ट्रेडिशनल रूल्स कस्टम्स एंड व्हाई ही ब्रॉट चेंजेस इन द न्यू क्लासिकल थियरीज अबाउट पोइट्री। दूसरे पॉइंट में ये बात है कि वर्ड्सवर्थ ने उन सारे क्रिटिक्स को आंसर किया जिन्होंने इस पे क्रिटिसिज्म की थी। इसमें उसने ये कहा कि मैंने क्यों ट्रेडिशनल रूल्स तोड़े थे, मैंने क्यों उनके जो कस्टम्स थे, उनके जो रूल्स थे, उनकी जो पोइट्री के लिखने का अंदाज था, ठीक है, जो लैंग्वेज थी, जो डिक्शन था, वो मैंने क्यों तोड़ दिया। मैंने न्यू क्लासिकल जो थियरीज थी, उस थियरीज अबाउट पोइट्री थी, उसमें चेंजेस क्यों लाई, मैंने क्यों न्यू टाइप ऑफ पोइट्री क्रिएट की। तो लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ ने उसको आंसर किया, ठीक है। अब हम आते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड क्यों लिखा, कौन कौन से रीजंस थे। मेन रीज़न हम अब यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेकिन दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड लिखने से पहले वर्ड्सवर्थ इस चीज़ के ख़िलाफ़ था। बहुत से लोगों ने उसको कहा कि आप इन लोगों को आंसर करो जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन उसने इससे साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड नहीं लिखूंगा, ठीक है। वो क्यों नहीं लिखना चाहते थे, वो सारे रीज़न मैं अब यहाँ पे मेंशन करूँगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वाई वर्ड्सवर्थ वाज नॉट रेडी टू राइट प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। First point, in beginning, when he and his book was highly criticized by the critics, so Wordsworth forced him to write preface, but he was not ready to write any preface because he thought that. दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब उसकी बुक को क्रिटिसाइज़ किया गया, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, तो
लोगों ने, फ्रेंड्स ने, जो इसके वेल विशर्स ने, उसने इसको एडवाइस किया कि आप एक प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड लिखो और उनको आंसर करो जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं लिख सकता। वो वजूहात कौन कौन सी थी, वो यहाँ पे मैंने 4 रीज़न्स मेंशन किए हैं कि क्यों वो इसके ख़िलाफ़ था कि वो प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड लिखे। फर्स्ट रीज़न, इट इज़ फुलिश ऑन द पार्ट to hope that he would win the appreciation of the people through argumentation। दोस्तों फर्स्ट बात तो ये थी कि वर्ड्सवर्थ कह रहा था कि ये सरासर बेवकूफ़ी है कि लोगों की जो अटेंशन है, लोगों की जो शाबाशी है, लोगों की जो अप्रिसिएशन है वो विद द हेल्प ऑफ आर्गूमेंटेशन हासिल किया जाए, ठीक है। आर्गूमेंटेशन के ज़रिए हम किसी की अप्रिसिएशन हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। वो उसका ये नज़रिया था। और दूसरी बात वो ये कह रहा था, ही शुड बेटर ट्रस्ट टू द गुड सेंस ऑफ हिज रीडर्स। दोस्तों ये कह रहा था कि एक राइटर को, एक पोइट को, एक अतर को, ठीक है, एक आर्टिस्ट को चाहिए कि वो लोगों के जो उसके रीडर्स हैं, इसके फॉलोअर्स हैं, उसकी गुड सेंस पे मतलब उसको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने जो लिखा है वो ठीक लिखा है, मेरे जो रीडर्स हैं मुझे उस पर ट्रस्ट है और मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए उसकी गुड सेंस पर, कि वो मुझे अच्छा समझेंगे, मैंने जो काम किया है वो लोग खुद बहुत अच्छा समझेंगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आर्गूमेंटेशन करने की। तीसरी बात, इफ़ देयर इज़ रियल रॉथ इन हिज पोएम्स अप्रिसिएशन वुड कम बाय इटसेल्फ। तीसरी बात ये कह रहा था कि अगर उसकी पोएम्स में उसकी वर्ड्स जो है, लिटरी वर्क्स है, उसमें कुछ उम्दा चीज़ है, उसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं, तो उसको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है आर्गूमेंटेशन करने की उस राइटर्स को। वो पोएम्स ख़ुद ब खुद लोगों को अट्रैक्ट करता है, ख़ुद ब खुद लोगों की जो अप्रिसिएशन है वो हासिल करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट उसका ये था, an adequate defense of new kind of poetry cannot be put forward within the limited compass of प्रीफेस। चौथी बात ये कह रहा था कि मैंने तो न्यू काइंड ऑफ पोइट्री लिखी है, मुझे नहीं चाहिए और एक राइटर को नहीं चाहिए कि वो अचानक से लोगों पर वो जो पोइट्री है, उसकी जो पॉइंट्स हैं, उसकी जो न्यू काइंड ऑफ पोइट्री है वो लोगों पे इम्पोज करे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों का माइंड बनाना चाहिए, ठीक है, उन लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए, ना कि उन लोगों को फोर्स किया जाए, उन लोगों को आर्गूमेंटेशन के थ्रू समझाया जाए, ठीक है। बल्कि आराम आराम से वो लोग जब मेरे पोइट्री के साथ फेमिलियर हो जाएंगे तो अप्रिसिएशन जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट्स थी जिसकी वजह से वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड नहीं लिखना चाहता था, ठीक है। अब आते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड क्यों लिखा। वाई वर्ड्सवर्थ डिसाइडेड टू राइट द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। आफ्टर सम टाइम वर्ड्सवर्थ डिसाइडेड टू ऐड द प्रीफेस। ही सेड, तो उसने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड क्यों लिखा, उसकी भी 3 पॉइंट्स हैं। आई डू नॉट लाइक टू trust his poems on the readers abruptly without any adequate information। दोस्तों पहली बात उसने ये की कि मैंने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड इसलिए लिखा कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पोएम्स जो है, न्यू काइंड ऑफ पोइट्री है, वो अचानक से उन लोगों पे इम्पोज करूँ जो कि उन लोगों के साथ नॉलेज नहीं है न्यू काइंड ऑफ पोइट्री के मुतालिक। एडेक्वेट इन्फॉर्मेशन मीन इनफ इन्फॉर्मेशन, तो लोगों के साथ ये तो एक न्यू काइंड ऑफ पोइट्री थी, लोगों के साथ इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं था कि वो लोग उसकी पोइट्री को समझ सके, तो ये कहता था कि इसलिए मैंने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड लिखा। दूसरा पॉइंट ये है, हिज प्रीफेस इज़ इन द नेचर ऑफ इन इंट्रोडक्शन रादर देन सिस्टमेटिक डिफेंस ऑफ हिज थियरी ऑफ पोइट्री। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि मेरी जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड है ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, मेरी पोइट्री की। मैंने जो स्टाइल यूज़ किया है, मैंने जो डिक्शन यूज़ किया है, मैंने जो लैंग्वेज यूज़ किए हैं, मैंने जो थीम यूज़ किए हैं, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन है, न कि सिस्टमेटिक डिफेंस है। मैंने अपनी पोइट्री को मतलब डिफेंस नहीं किया है सिस्टमेटिकली, ठीक है। थर्ड पॉइंट, his purpose from the preface is to warn his readers that the poems in the collection are of new kind, radically different from conventional pleasure from his poems. By this way they would be saved from disappointment। तीसरे पॉइंट में ये अपने
रीडर्स को वार्न करना चाहता है कि इस कलेक्शन में, लिरिकल बैलेड में, मैंने जो पोएम लिखे हैं ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल पोइट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। लोग उसके साथ फेमिलियर थे ना, जो ट्रेडिशनल पोइट्री थी। तो उसने कहा कि अगर मैं प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड लिखूं, पहले से ही लोगों को, जो रीडर्स हैं, उनको वार्न करूं कि मैंने जो पोइट्री लिखी है ये किस नेचर की है, ये इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ों को वायलेट किया है और क्यों वायलेट किया है, तो लोग जो हैं इनको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, ये लोग फिर डिसअपॉइंट नहीं हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले से ही उन लोगों को पता होगा कि मैंने क्यों उन लोगों के रूल्स को तोड़ा है, ठीक है। दोस्तों अब आते हैं रीजंस की तरफ, तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। दोस्तों इसमें उसने 4 रीजंस दिए हैं कि उसने हम्बल और रस्टिक लाइफ को क्यों लिया, ठीक है। रस्टिक लाइफ मतलब जो विलेजर्स लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को क्यों मतलब अपनी पोइट्री में मेंशन किया, ठीक है, उन पे क्यों पोइट्री लिखी। मतलब एक चरवाहा है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, वो गाँव से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। एक जिम्मेदार है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, गाँव से ताल्लुक़ रखता है। एक बागबान है, एक मतलब खेतों में जो काश्त करते हैं। इसके अलावा जितने भी मतलब लोग जो गाँव वाले होते हैं ना, उनकी अलग एक नेचर होती है ना, शहरियों से वो अलग होते हैं, ठीक है। तो शहरियों के बजाय उसने विलेज लाइफ को लिया, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ को लिया। हम्बल सादा और रस्टिक मीन जो गांव वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनको ही लिया टोटली। उनका लैंग्वेज भी लिया, उनका डिक्शन भी लिया, उनसे थीम भी उनसे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कुछ रीजंस देते हैं, 4 रीजंस देते हैं कि मैंने क्यों उनकी लाइफ को डिपेक्ट किया। फर्स्ट रीज़न वो ये देता है, he has chosen the various aspects of humble and rustic life for a number of reasons. These reasons are, first reason की तरफ आते हैं, in humble and rustic life feelings are freely and frankly expressed. दोस्तों फर्स्ट रीज़न ये है कि जो विलेजर होते हैं वो अपनी फीलिंग्स का इजहार, अपनी इमोशंस का इजहार फ्रीली करते हैं। जैसा कि जो शहरी लोग होते हैं वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं ना, उनका जो लैंग्वेज होता है वो भी अपग्रेडेड होता है, ठीक है, वो भी डेवलप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो भी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं विलेजर्स, ये अपने इमोशंस को अपनी ही अल्फाज में बयान करते हैं जो सबसे उनको सिंपल लगे, ठीक है, सबसे मतलब जो आसान हो और जो कॉमन हो, सारे लोगों में कॉमन हो, ठीक है। विलेजर जो शहरी लोग होते हैं वो हर बंदे का अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, कोई एक दर्जे का बोलता है, कोई दूसरे दर्जे का बोलता है, ठीक है, लेकिन हर कोई ये ट्राई करता है कि मैं सबसे अच्छा बोलूँ, ठीक है। इस वजह से ये कहते हैं कि जो हम्बल जो विलेजर होते हैं वो फीलिंग्स का इजहार बिल्कुल फ्रीली और फ्रेंकली करते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये देता है, इन रस्टिक लाइफ फीलिंग्स आर मोर सिंपल एंड सो आर एक्सप्रेस्ड मोर एक्यूरेटली एंड फोर्सफुली। ये भी फर्स्ट जो पॉइंट है उससे ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। ये वही बात रिपीट करता है कि जो रस्टिक लाइफ होते हैं उनका जो सोच होता है, उनकी जो अंदाज़ बयां होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। उनकी फीलिंग्स, वो जब फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो बहुत सादा तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ना कि मतलब जो अब अपग्रेडेड लोग होते हैं, अपग्रेडेड सोसाइटी जो होती हैं, डेवलप सोसाइटी जो होती है, वो उन लोगों का फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अलग अंदाज़ होता है, ठीक है। आप लोग नेट पे देखते हैं कि वो किस तरह से फीलिंग्स का इजहार करते हैं, विलेजर्स और जो शहरी होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है, तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है, द मैनर ऑफ रस्टिक आर नॉट सोफिस्टिकेटेड, दे आर सिंपल एंड सो मोर कंड्यूस टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। दोस्तों तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि जो रस्टिक लोग होते हैं उनकी जो मैनर होती हैं वो सोफिस्टिकेटेड नहीं होती, मतलब उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आप लोगों ने देखा होगा कि विलेजर जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू शहरी लोगों के, वो बहुत सिंपल होते हैं। अगर आप एक शहरी को जानना चाहते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा कि ये किस टाइप का बंदा है, लेकिन अगर आप एक विलेजर्स के साथ आ जाओ, ठीक है, तो आपको चंद ही मिनटों में पता चलेगा कि ये किस टाइप का बंदा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इन लोगों का मैनर सिंपल होता है और इनको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, इन रस्टिक लाइफ ह्यूमन पेशेंस आर
conducted with the grand and noble objects of nature, and so they are more noble and permanent. इस लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि जो लोग होते हैं विलेजर्स, वो नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। नेचर के कैसे करीब होते हैं? जैसा कि लिरिकल बैलेड में मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यू क्लासिकल जो लोग थे उनकी नज़र में नेचर क्या था? उनकी नज़र में नेचर ह्यूमन नेचर था। लेकिन फिर मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया कि जो वर्ड्सवर्थ थे या रोमांटिक पोइट थे, उनकी नज़दीक नेचर क्या था? जो जैसा कि सराउंडिंग हो गया ना, माहौल हो गया, फील्ड्स हो गए और ग्रीनरी हो गई, वैलीज़ हो गई, गार्डन्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारे के सारे उनके नज़दीक यही नेचर था। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहते हैं कि जो रस्टिक लोग होते हैं ये नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये नेचर से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं और ये लोग नेचुरल होते हैं, ये लोग परमानेंट होते हैं, हैपोक्रेट टाइप के नहीं होते। ये लोग ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें नहीं जानते, सिंपल लोग होते हैं। इसलिए मैंने शहरी लोगों के बजाय विलेजर्स लोगों को अपने जो पोइट्री है उसमें मैंने मेंशन किया। ठीक है दोस्तों, बाकी जो पॉइंट्स हैं, चॉइस ऑफ रस्टिक लैंग्वेज, स्ट्रेस एंड इमोशंस, वीव ऑफ पोएटिक डिक्शन, स्ट्रेस एंड इमोशन हो गए, सम फॉल्ट हो गए, जैसा कि जितने भी फ्लाज है इसमें प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड में, और सिग्निफिकेंस ऑफ द लिरिकल बैलेड वो आप लोगों के साथ शेयर करेगी हमारे मैम, तो आप लोग देखते रहें। In this part of the preface to the lyrical ballads, Wordsworth defended his choice of using rustic language in his book lyrical ballads. कि जैसे यहाँ लिखा है कि he has also used the language of humble and rustic life after purifying it of all that is coarse and disgusting in it. मतलब ये कि we know that जो rustic लोग हैं उनकी जो language होती है वो simple होती है, लेकिन simple होने के साथ साथ it's a bit rough too. तो वर्ड्सवर्थ साहब ने क्या किया कि उसकी उन लोगों की लैंग्वेज को मतलब चूज़ करके उनसे जो कोर्स ऑब्जेक्ट्स लाइक जो बुरे वर्स्ट डिस्गस्टिंग थिंग्स हैं उनको हटा के प्यूरिफाई किया और अपने अंदाज से उन्हें पोर्ट्रे किया। मतलब वो सिंपल थी बट द डिस्गस्टिंग एलिमेंट्स जो थे वो उनसे प्यूरिफाई करके। ही हैज़ यूज द लैंग्वेज ऑफ रस्टिक बिकॉज सच मैन early communicate with the best objects of nature from which the best part of language is derived. वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो रस्टिक लोग हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर उनके पैशंस की वजह से नेचर और नेचर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के ज़्यादा टच में होते हैं। एंड फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर इज़ द रिजर्वायर ऑफ आइडियाज़ एंड लाइक उनके लिए तो नेचर बिल्कुल वो है, बिल्कुल सोर्स है उनकी सारी इमोशंस के लिए। तो इस वजह से रस्टिक लोग जो नेचर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशंस, वो ज़्यादा करीब होते हैं नेचर के। दैट इज़ वाई वर्ड्सवर्थ साहब से सेड दैट मैंने उनको चूज़ किया। एंड another reason they are also less under the influence of social vanity and they convey their feelings and emotion in a simple and unelaborated language. क्योंकि वो लोग जो हैं मतलब क्योंकि वो टाइम ऑफ मटेरियलिज्म, इट वाज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल, तो उस वक्त जो ग्रीड थी उस टाइम की उससे वो रस्टिक लोग बिल्कुल आज़ाद थे। इसी वजह से उनकी लैंग्वेज जो थी वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह सिंपल थी। Such a language is far more philosophical in the eyes of Wordsworth साहब कि ऐसी लैंग्वेज जो है वो much more philosophical होती है and is able to be conducted to others easily as compared to that language जो कि इनके जो उस वक्त के एज के पोइट्स जो थे वो यूज़ कर रहे थे। इन दिस पार्ट ऑफ द प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ साहब ने डिफेंड किया अपने जो स्ट्रेस ऑन इमोशंस वाले पॉइंट को कि मैंने क्यों स्ट्रेस किया इमोशंस पे अपने लिरिकल बैलेड्स में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, आपको मैंने कहा था कि वो उस वक्त न्यू क्लासिकल एज चल रहा था और वो एज ऑफ रीज़न था और उनके लिए मेंटल फैकल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन वर्ड्सवर्थ साहब बिल्कुल उनके ऑपोजिट गए और ही स्टार्टेड टू स्ट्रेस ऑन इमोशंस। तो उन्होंने ये डिफेंड किया कि मैंने ऐसे क्यों किया। एवरी पोएम इज़ द कलेक्शन डिफर्स फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पोइट्री। ये तो आप जानते हैं कि मतलब कंटेम्प्रेरी उस वक्त की जो कंटेम्प्रेरी पोइट्री थी अपने एज की, वर्ड्सवर्थ साहब के जो लिरिकल बैलेड्स का हर पोएम जो था वो अपने कंटेम्प्रेरी पोएम से डिफरेंट था। इन एज मच एज देयर इज़ नथिंग मीन एंड ट्रिवियल अबाउट इट,
Every one of his poem has a worthy purpose that of enlightening the readers and purifying their emotions. जो उनके लिरिकल बैलेट का हर पोएम था, बिकॉज वो उन सारे डेकोरम्स और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस से आज़ाद था. इट वॉज फुल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इट वॉज फुल ऑफ प्योर लैंग्वेज, प्योर इमोशन. दैट इज़ वाई it was causing enlightenment of the readers and also causing purifying their emotions. सेकेंडली ही जो उन्होंने स्ट्रेस को मतलब क्यों स्ट्रेस किया इमोशंस पे, वो ये कि दे आर द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पैशन, बट पैशन हैज़ बीन टेम्पर्ड एंड मॉडिफाइड बाय थॉट. द रियली इंपॉर्टेंट एंड वर्थवाइल अलोन हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड. वर्ड्सवर्थ साहब जो थे, ही रिजेक्टेड द लाइक वो सारी चीज़ें जो माइंड से आती हैं, जो मेंटल फैकल्टी से आती हैं, बिकॉज जो न्यू क्लासिक्स थे वो जो माइंड से जो कुछ आता था वो उस पर ज़्यादा जो है फोकस करते थे. बट इन द आइज़ ऑफ वर्ड्सवर्थ जो कि इमोशंस जो हैं वो दिमाग से नहीं आते, मेंटल फैकल्टी से नहीं आते. सो इमोशंस आर मोर इफेक्टिव देन दोज थिंकिंग्स और द मेंटल जो कि जिसका ताल्लुक दिमाग से होता है. दैट इज़ वाई ही प्रेफर्ड इमोशंस. वर्ड्सवर्थ साहब थे वो उस टाइप की जो पोइट्री को जो रीजनिंग है और रैशनल थिंकिंग है और ये सब इनसे प्योर करना चाहते थे. दैट इज़ वाई ही प्रेफर्ड इमोशंस ओवर अदर थिंग्स. तब वर्ड्सवर्थ साहब ने एक और चीज़ को डिस्कस किया अपने लिरिकल बैलेड में, जो कि उनका डिक्शन था. डिक्शन इज़ एक्चुअली द चॉइस ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एट्सेट्रा. डिक्शन में वोकेबलरी भी आ सकती है, उसमें सिलेक्शन ऑफ फ्रेजेस, सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड ऑल थिंग, ये सब उसमें आता है डिक्शन में. तो वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं कि द थीम ऑफ यहाँ पे कहते हैं द थीम ऑफ हिज पोएम्स इज़ डिफरेंट एंड इक्वली डिफरेंट इन हिज लैंग्वेज. जैसे कि मतलब ना सिर्फ उनकी थीम्स बल्कि और उनका लैंग्वेज समेत दोनों चीज़ें, ये सब चीज़ें जो थी वो कंटेम्प्रेरी पोइट्स जो थे उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट थी. जैसे कि अब लैंग्वेज डिक्शन में आपके आता है कि कोई पोइटिकल जो डिवाइसेस हैं वो कितने यूज़ करता है, हैवीली यूज़ करता है, कम यूज़ करता है, ज़्यादा यूज़ करता है. वो बम्बास्टिक वोकेबलरी है, मतलब सिंपल वोकेबलरी है, कम्प्लेक्स वोकेबलरी है, ईजी टू बी अंडरस्टूड है या कॉम्प्लेक्स है. तो ये सारी चीज़ें डिक्शन में आती है. तो वर्ड्सवर्थ जो हैं वो वर्ड्सवर्थ साहब बिल्कुल अपोजिट गए और इन्होंने कंटेम्प्रेरी पोइट्स की जो ये मतलब ट्रेडिशन थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी. उनकी जो मतलब पोइट्री थी इतनी सिंपल थी, उसमें ओवर यूज़ ऑफ पोइटिक डिवाइसेस नहीं थे, बम्बास्टिक वोकेबलरी नहीं थी जिसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो. वर्ड्सवर्थ साहब यूज सेलेक्टेड एंड नेचुरल थीम्स and he has used a natural language and he has looked steadily at his subject, and so his rendering of its true to nature. He has also varied his language according to the needs of character and sentiment. मतलब ये कि फर्स्ट थिंग ये इसमें जो चीज़ कही गई है कि he has selected natural themes and he has used a natural language. वो ऐसे कि जाहिर है जब न्यू क्लासिक्स थे वो हाई प्रोफाइल लोग या एलीट क्लास के लोग जो थे उनको पोर्ट्रे करते थे, उनके बारे में होता था सब कुछ, उन्हीं की लैंग्वेज होती थी. तो आप सोच सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही क्लास तक रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, इस सोसाइटी के एक ही क्लास तक. लेकिन वर्ड्सवर्थ साहब ने ऐसे किया कि उन्होंने नेचुरल थीम्स लिए और नेचुरल लैंग्वेज लिया, जिसकी वजह से उनकी थीम जो थी वो सिर्फ सोसाइटी के एक क्लास तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती थी, वो सब के लिए होती थी, लाइक यूनिवर्सल थीम्स. मतलब वो ऐसा था कि वो सब के लिए बराबर था और सब के लिए मतलब सब पे एप्लीकेबल था. सो एंड अनदर दैट ही हैज़ लुक्ड स्टेडली एट हिज सब्जेक्ट. उन्होंने जो कैरेक्टर्स चूज़ किए इस टाइम में कहते हैं कि एंड सो हिज रेंडरिंग ऑफ इट्स ट्रू टू नेचर. ना सिर्फ उनके जो थीम्स और वो ट्रू टू नेचर थे बल्कि अपनी पोइट्री में उन्होंने जो कैरेक्टर्स जो थे वो उन्होंने पोर्ट्रे किए वो बिल्कुल ट्रू थे जिस तरह उन्हें पोर्ट्रे किया गया. ठीक है. और देयर रिप्रेजेंटेशन वॉज मोर सेंसिबल एंड करेक्ट. मतलब ये कि उस वक्त उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया, अगर उन्होंने किसी फार्मर को पोर्ट्रे किया तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही था उसी टाइम का जिस तरह होता है. लेकिन जो मतलब न्यू क्लासिक्स में ऐसा था कि वो कैरेक्टर्स को इस तरह पोर्ट्रे मतलब वो उस तरह होते नहीं थे, वो अपने कैरेक्टर को ट्रू नहीं होते थे, सेटिस्फाई नहीं करते थे. लेकिन वर्ड्सवर्थ साहब ने ऐसे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया जो बिल्कुल अपने कैरेक्टर के लिए फुल बाय फुल ट्रू होते थे. और उनकी जो थीम्स हैं और उनका मतलब जो उन्होंने जो कुछ डिस्कस किया वो सिर्फ सोसाइटी के एक क्लास तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता था.
प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड में ये पॉइंट नंबर 16 जो है यहाँ पे मतलब प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ साहब ने जो प्रोज़ है, जो नसर होता है, प्रोज़ और पोइट्री के बारे में भी अपना एक सजेशन दिया था। और वो ये था, उनकी नज़र में प्रोज़ और पोइट्री जो है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि पोइट्री में मीटर, राइमिंग स्कीम एंड ऑल दैट ये सब यूज़ होता है, जबकि प्रोज़ में ये सब यूज़ नहीं होता। जैसे आप पढ़ेंगे, the only difference is that the poets use meter, otherwise prose and poetry are closely akin in their nature, appeal and function। मतलब प्रोज और जो पोइट्री है अपने फंक्शन और अपील में तकरीबन इक्वल हैं, सिवाय इसके कि प्रोज में जो है वो मीटर और राइमिंग स्कीम नहीं होता, जबकि पोइट्री में होता है। एंड ही क्लियरली सेज दैट एंड कंक्लूड दैट देयर नीदर इज़ नॉर कैन देयर एवर बी एनी डिफरेंस between the language of prose and language of words। I have told you people that literary criticism जो है, मतलब अगर हम इसको एज ए जनरल सेंस में लें तो क्रिटिसिज्म से ओनली नेगेटिव पॉइंट्स कलेक्ट करना होता है, लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ऐसी चीज़, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी बुक्स के पॉजिटिव नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो देयर आर ऑल्सो सम फॉल्ट्स, मतलब जो क्रिटिक्स ने प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड में सब फॉल्ट्स जो हैं वो भी रिकग्नाइज़ किए, तो थोड़ा सा हम वो भी डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले जो उनके क्रिटिक थे वो उनके अपने ही दोस्त थे, कॉलेज साहब। जो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज वर लाइक दे वर क्लोज पाल्स। एंड सबसे पहले जो क्रिटिसाइज़ किया प्रेफेस को वो कॉलेज साहब ने किया, ये कह के कि ये ऑब्सक्योर मीन इसमें एम्बिग्विटी है, अनक्लियर है फर्स्ट हाफ जो है प्रेफेस का। और दूसरा ये कि जो सेकंड, इसके अलावा इसमें एक्सट्रीम एलैबोरेशन या मैं कह सकती हूँ कि लाइक एग्जैजरेशन की गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मतलब कोई चीज़ वो करना। तो ये फर्स्ट जो ये था क्रिटिसिज्म था वो इनके अपने ही फ्रेंड कॉलेज साहब ने किया था कि फ़र्स्ट हाफ जो ये प्रेफेस है इसमें फ़र्स्ट हाफ जो था वो बहुत वो था जिसमें नीडलेस, मतलब इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स हुआ कि वो एम्बिग्वियस हो गई, जिसकी वजह से ऑब्सक्योरिटी यानी अनक्लियरिटी हो गई। और इसके अलावा उसमें इंतहाई ज़्यादा एग्जैजरेशन की गई, दैट इज़ वाई ही वॉज ऑब्जेक्टिंग ऑन इट। और वही चीज़ एक दूसरे क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने की है, गैरेड जो है, ही सेज दैट प्रेफेस इज़ अ प्रोपेगेंडा पैम्फलेट एंड एज सच सफ़र्स फ्रॉम द सिन ऑफ एग्जैजरेशन एंड ओवर एम्फेसिस। मतलब ये जो प्रेफेस था इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसने मतलब कॉलेज का भी उन्होंने ये कहा था कि 1802 से लेके उसके बाद तक इसकी जो नेचर थी इस प्रेफेस की, उसने बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं उसकी हॉस्टिलिटी को अपनी तरफ वो किया और बहुत सारे क्रिटिक्स को प्रोवोक किया कि वो इस पे बात करें। और वही एग्जैजरेशन वाली बात इन क्रिटिक्स साहब ने भी की है कि द प्रेफेस इज़ अ प्रोपेगेंडा पैम्फलेट बिकॉज इसमें सीन ऑफ एग्जैजरेशन है और ओवर एम्फेसिस है। और वर्ड्सवर्थ साहब मतलब फ्रीक्वेंटली उन्हें इस प्रेफेस में वो एक्सट्रीम पे जाते हुए उन्हें फील किया। दूसरे क्रिटिक हैं डेरेक रॉपर, वो कहते हैं कि that the introduction to a collection of poems, the preface is not a tactful piece of writing. 40 pages of none too easy prose deterred readers at the outset। ठीक है, मतलब उनका ये कहना है कि जो प्रेफेस होता है एक्चुअली उसका नेचर क्या होता है कि किसी किताब के स्टार्ट में जो उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन टाइप होता है, तो प्रेफेस का यूजुअल जो नेचर है वो ये है। तो एक क्रिटिक्स का ये भी एतराज़ हुआ कि मतलब आपने प्रेफेस का जो नेचर है वो भी डिस्टर्ब कर दिया। प्रेफेस का ये नेचर नहीं होता, आप मतलब जाके चेक भी कर सकते हैं कि यूजुअली बुक्स के प्रेफेस कैसे होते हैं, मगर वर्ड्सवर्थ साहब ने जो अपनी बुक का प्रेफेस दिया है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मतलब इसमें उन्होंने कम्प्लीटली क्रिटिसिज्म की है और क्रिटिसिज्म का जवाब दिया है। मतलब जो बुक की प्रेफेस है ना, इसमें ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन वर्ड्सवर्थ साहब ने ऐसा किया। सो ही वायलेटेड द नॉर्मल नेचर ऑफ प्रेफेस। और वर्ड्सवर्थ साहब ने प्रेफेस में ऐसी चीज़ें डिस्कस की जो कि यूजुअली नहीं होती, लाइक उन्होंने उसमें अपने डॉक्ट्रिन्स जो हैं यानी अपनी थेरीज डिस्कस की और उनको डिफेंड किया। और उसके फिर मुख्तलिफ़ टाइप ऑफ टोन भी उसमें यूज़ की, क्योंकि वो सम टाइम उसमें पेडेंटिक टोन होता था, सम टाइम एरोगेंट होता था, सम टाइम बिल्कुल एब्सर्ड होता था, सम टाइम डिफेंसिव होता था, जो कि मतलब
एक क्या कहते हैं, नशेब फराज थी उनकी टोन में, बहुत वो फिक्स नहीं था। ये चीज़ भी क्रिटिक्स को मतलब उन्होंने प्रोवोक किया इस चीज़ पे। एंड वर्ड्सवर्थ मेक्स बोल्ड क्लेम्स फॉर हिज पोएम्स सच एज नॉट ऑल ऑफ देम विल बेयर। उन्होंने बहुत बोल्ड, मैंने आपको कहा था कि जो इन्होंने प्रेफेस में एग्जैजरेशन की थी ना, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था क्रिटिक्स की साइड से, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैंने इस किस्म की वायलेशन किया कि हर किस्म मतलब ना हर हर टाइप का बंदा मेरी पोइट्री को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने ऐसी पोइट्री लिखी है। और डिक्लेयर्स दैट ही अप्रिशिएट देम इज ड्रास्टिक रेवोल्यूशन ऑफ अर्लियर पोइट्री विल बी नेसेसरी। और साथ साथ मतलब इन्होंने बहुत एग्जैजरेशन के साथ ये भी वो कहा था कि मतलब जो प्रीवियस पोइट्री है उसको कम्प्लीटली ख़त्म होना चाहिए, एंड मैनी मोर थिंग्स। So, as I told you, criticism is not only like pointing out the negative characteristics or attributes of a book or something. मतलब नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में सिर्फ नहीं है, पॉजिटिव भी इसमें इंक्लूड होता है। सो इस जो डॉक्यूमेंट है इसकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। वो कैसे कि डिस्पाइट दीज वीकनेसेस जो कि हमने द फॉल्ट्स में डिस्क्राइब की, द प्रेफेस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इंग्लिश क्रिटिसिज्म की हिस्ट्री में ये प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इट हेल्प्ड सब्सटेंशियली टू इंसाइट्स इन टू ब्रिंग अबाउट द रिफॉर्म्स वर्ड्सवर्थ मोस्ट वांटेड। मतलब जो चेंजेस वो लाना चाहता था इस प्रेफेस के ज़रिए वर्ड्सवर्थ कम्प्लीटली मतलब जो चेंजेस लाना चाहता वो उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि उसने सक्सेसफुली डिफेंड किया अपने उन सारे चेंजेस को कि इनको क्यों आना चाहिए। ठीक है। एंड इट गेव वैल्यूएबल न्यू इंसाइट्स इनटू द नेचर। मतलब नेचर को एक नए एंगल से डिस्क्राइब किया गया, इसके स्कोप को, इसके अलावा फंक्शन ऑफ पोइट्री को, एंड इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस। और इसके अलावा इसमें जो फंक्शन ऑफ जो पोइट्री का जो प्रोसेस था वो भी डिस्क्राइब हुआ। सेकेंडली ये डॉक्यूमेंट इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि फॉर द फर्स्ट टाइम एनी क्रिटिक और एनी पोइट जो है ही टॉक्ड अबाउट द पोइटिक क्रिएशन और पोइटिक प्रोसेस। जैसे कि यहाँ लिखा है कि जो द फर्स्ट क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन, यहाँ पे प्रॉपर्ली जो पोइटिक प्रोसेस होता है ना उसके स्टेप्स को भी एक्सप्लेन किया गया। इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अटैम्प्ट टू बिल्ड अ थ्योरी ऑफ पोइट्री। इसी ऐसे में थ्योरी ऑफ पोइट्री को भी मतलब वर्ड्सवर्थ साहब ने डिस्क्राइब किया, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। द प्रेफेस इज़ एन अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। वो ऐसे आपको इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट ऑफिशियली मैनिफेस्टो बोलते हैं ना, आपको कहा था कि इट इज़ अ लैटिन फ्रेज हैविंग लैटिन रूट्स। मैनिफेस्टो मतलब जब कोई चीज़ लीगली डिक्लेयर हो जाए और वो एक्सेप्ट हो जाए। तो इंग्लिश लिटरेचर में इस प्रेफेस के बाद, इस लिरिकल बैलेड के इस प्रेफेस, इस एडिशन के बाद जो रोमांटिक मूवमेंट था वो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हुआ, एक्सेप्ट हुआ, और वर्ड्सवर्थ साहब जो मतलब जो चेंजेस रिफॉर्म्स लाना चाहते थे उसमें कामयाब हो गए। एंड इट एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रोमांटिसिज्म एंड दस गेव टू द रोमांटिक मूवमेंट डेफिनेट डायरेक्शन एंड प्रोग्राम। ये बुक जो थी ये रोमांटिसिज्म का बेस है, ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है। ये प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड जो है, जो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो डायरेक्शन थी रोमांटिसिज्म, ना सिर्फ इसने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया और रोमांटिसिज्म के, बल्कि रोमांटिसिज्म के मूवमेंट को जिस तरह आगे डायरेक्शन में और जाना था वो भी इन्होंने वो किया। बिकॉज एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जब क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं किसी चीज़ के, तो उसको आगे जो है मूव करना आसान हो जाता है। इस तरह मतलब रोमांटिक मूवमेंट इसकी वजह से, अगर ये बुक ना होती तो माइट भी रोमांटिसिज्म भी ना होती। As Smith and Parks point out, it raised a wall between the 18th and 19th century. इतना बड़ा चेंज था ये कि it, according to a critic, it raised a wall between 18th and 19th century. It dated a new era. ठीक है, मतलब एक ट्रेडिशन होता है जिसको हज़ारों लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और एक सिंगल पर्सन जब उसमें चेंज लाता है, इज़ेंट इट नॉर्मल थिंग, इज़ इट ईजी थिंग? आप खुद सोचें तो इसके ज़रिए एक न्यू एरा जो है वो आया, रोमांटिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म कम्प्लीटली बिल्कुल फिनिश हो गया। एंड इट सर्व टू मेक intelligible forever the dividing the line between the two regions in criticism that might otherwise have seemed to flow into one another. So we do not often have many such dividing walls. The preface is a great irritant to thought. जो प्रेफेस है मतलब ये
थॉट्स को हिलाता है, मतलब इतना अपीलिंग है ये। इट पोजेस न्यूमरस क्वेश्चन एंड प्रोवोक्स डिस्कशन। मतलब एज आई टोल्ड यू कि इसमें बेशक जो फॉल्ट थी उसने क्रिटिक्स को प्रोवोक भी किया, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी रीजंस थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मतलब आपके थॉट्स को प्रोवोक करता है कि आप उस पर सोचें। और इसमें बहुत सारी, इस प्रेफेस ने बहुत सारी डिस्कशन को जो है वो पैदा किया। This was all about the first unit, the preface to the lyrical ballads.